दिन स्लंस बॉस बहेर 4 आदमियों को गिरफ्तार किया मारोवेनो में नातुर और वापन वेतखीफिंग के ओवरट्रेडिंग के सिलसिले में। इन लोगों के पास एक सद मरा हुआ beschermde rode ibisen, दूसरा फोखल सोर्तन अंडे और इलखाल फिसनेतन पाया गया है। इसके अलावा भी वापन्स मिनुत्सी और एक बोट को बसलाख में लिया गया है। verdachten के पास vereiste vergunningen नहीं थे। Verstoren van nesten और verwijderen van eieren beschermde vogel का बिल्कुल मना है। साख सिपाही के हवाले कर दी गई है आगे के afhandeling के लिए। ऑटोरिटेiten benadruk कर रहे हैं कितनी ज़रूरी है natuurwetten का naleving, biodiversiteit को हिफाजत करने के लिए और भी duurzaam beheer natuurlijke hulpbronnen का। weg naar Sihosa पर एक टैंक वाहन करीबन 19,000 लीटर बेंजीन के साथ ओवर द कॉप चला गया है। ये voertuig एक S-bocht में कंट्रोल खो दिया है, मुमकिन है glad wegdek के वजह से। टैंक वाहन राफेन में बलंद हो गए है और जो इंसिडेंट था वो फंस गया था काबीना में। आसपास के लोग उसे छुड़ाए हैं hulpdiensten को आने से पहले। इस आदमी को ziekenhuis ले जाया गया है और इलाज के बाद उसे onslag कर दी गई है। voertuig में काफी हानि हुआ है लेकिन ये verzeker और gekeurd था। सिपाही छानबीन कर रहा है असली वजह को इस eenzijdige ongeval की और जो मुमकिन है verkeers और weeromstandigheden। Nationale Assemblée फैसला लिया है voormalige ministers Riyad Noor Mohammed, Gilmore Hoefdraad और Bronto Somoharjo को in staat van beschuldiging stel करने के लिए जिसके साथ juridische vervolgstappen मुमकिन होगा zaken में जो procureur-generaal indien किया था। Stemming दिखलाए है meerderheden तीनों gevallen के लिए varierende aantallen के साथ voor और tegen stemmen की। फैसला लेने से पहले एक uitgebreide behandeling की गई थी। असेंबली का सभापति अश्विन अधीन खुद को onthield किया था स्टेमिंग से और leiding overdrag कर दिया था प्रोसीड्यूरल bezwaren के वजह से। besluit ये फैसला फॉलो हुआ है आगे का डिस्कसी के बाद zorgvuldigheid, transparantie और rolverdeling के बारे में पार्लियामेंट एंड ओpenbaar ministerie के बीच। ये कदम के साथ पार्लियामेंटेर प्रोसीड्यूर्स अफरंट हो गए हैं और फॉलो होगा आगे का behandeling rechtssysteem के अंदर। सेंट्रल बैंक के कर्मचारियों ने सुकयूनी की 5 तारीख को अक्सी किया है नाखुशी के वजह से जो huidige werkomstandigheden है। vakbond के पुकार पर मजदूरों ने भाग लिए हैं एक प्रिक एक्सी में ध्यान मांगने के लिए उन लोगों के परेशानी को लेकर के। बंद के मुताबिक इस एक्सी का मतलब है ध्यान मांगने के लिए जो परेशानी है, जो वेंसन है और जो मांगे है पर्सोनेल का और इसके बारे में werkgever के साथ बात करने के लिए। कर्टिस हॉफवेक खबर किया है कि पार्टी फॉर रेcht एंड ontwikkeling को वो छोड़ रहा है। एक पार्टी जिसको उसने मिल करके opricht करवाए थे। हॉफवेक के मुताबिक गुजरे हुए समय में एक फंडामेंटल फर्क है inzicht का leiderschap, ट्रांसपेरेंसी और besluitvorming को लेकर के organisatie के अंदर। उसने कहा कि eerlijk bestuur और openheid उसके लिए नहीं onderhandelbaar है। हॉफवेक्स benadruk किया है कि उनका loyaliteit samenleving के पास है और भी ये कहा है कि वो पार्टी verband के बाहर भी kritisch inzet करता रहेगा maatschappelijke vraagstukken और अपने kiezers के लिए। जो verplichting है publieke functionarissen के लिए कि वो अपना vermogen को registreer करे। इसका bedoeling है anti corruptie maatregel के रूप में, लेकिन effectiviteit beperkt किया जाते हैं जो gebrek है openbaarheid को लेकर के। verklaringen
uitsluitend toegankelijke controle organen के लिए जिसके वजह से पब्लिक controle नहीं है. ये क्रिएट करता है afhankelijkheid, institutioneel vertrouwen का बगैर verificatie mogelijkheid. Internationale trends दिखला रहे हैं कि gedeeltelijke openbaarmaking transparantie मजबूत करते हैं बगैर privacy को पूरा schend करे. huidige systeem ruimte छोड़ते हैं wantrouwen और speculatie के लिए क्योंकि जनता को कोई inzicht नहीं है bestuurders के vermogensontwikkelingen में. ट्रांसपेरेंसी न सिर्फ रजिस्ट्रेशन vereist करता है लेकिन भी toegankelijkheid को, वरना regeling सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रह जाएगा कंट्रोलरन के जगह पर. जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सरकार का है ये निर्भर प्रीमियर करता है इंटरन कोहेसी पर कोalitie के अंदर और जो इकोनॉमी से प्रेस्टासीज होंगे. सरकारें गिरते हैं इंटरन कॉन्फ्लिक्टन के वजह से और ना कि ओपोजिसी के वजह से. इकोनॉमी से हालात अहम फैक्टर पब्लिक स्टेun के लिए होते हैं. अगर koopkracht गिरते रहेगा और werkgelegenheid onvoldoende बढ़ेगा तो ontevredenheid भी बढ़ेगा. साथ ही साथ भी geloofwaardigheid एक अहम रोल खेलते हैं. burgers beleid को beoordeel करते हैं concrete resultaten पर और ना कि retoriek पर. verwachtingen toekomstige olieinkomsten को लेकर के सरकार पर दबाव और बढ़ा रहे हैं. पूरा termijn uitzet करने के लिए तो मौका हाजिर है लेकिन afhankelijk है economische stabiliteit का और जो tastbare verbeteringen होंगे levensomstandigheden में. सरकार wetgeving के जरिए बचना चाहते हैं कि essentiële staatsmiddelen blokkeer किया जाए beslagleggingen के वजह से. voorstel beperkt करते हैं beslag, belastinginkomsten, royalties और दूसरा मिडलन पर जो जरूरी होते हैं पब्लिक dienstverlening के लिए. इसके अलावा पुराना niet uitgevoerde beslagen 5 साल के बाद ongeldig verklaard होंगे. momenteel aanzienlijke bedragen aan vastgezette middelen का है जिसके वजह से uitvoering overheidstaken का belemmerd किया जाते हैं. doel है सरकार के ओर से continuïteit को waarborg करने के लिए जबकि एक evenwicht रह जाएगा schuldeisers के rechten का. uitdaging है publieke middelen का हिफाजत करना बगैर juridische aanspraken जनता का और bedrijven का ondermijn करने से. De Nationale Assemblee का vaste commissies शुरुआत कर दिए हैं तैयारियां के साथ begrotingsbehandeling 2026 का. ingediende ontwerp staatsbegroting और notas van wijzigingen के बारे में बात की जा रही है और इसे doorgeleid किया जाते हैं begrotingscommissie के पास आगे के behandeling के लिए. overleg के दौरान सिल्वाना अफोंसुआ और मिनिस्टर लालिनी गोपाल के निर्देशन में तो nadruk था jeugd, sport और gezondheidsbeleid पर. instellingen जैसे jeugdraad और sportfaciliteiten evalueer की गई है. कमेसी benadruk किया है कि पब्लिक मिडलन को doelgericht inzet करना चाहिए. आगे का vergaderingen volgen होंगे volksgezondheid और arbeid के साथ. प्रोसेस ने onderstreep किया है कि सरकार और पार्लियामेंट के बीच सामनwerking कितनी जरूरी है और ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है begrotingsbeheer और beleidsprioritering के समय. जो sociaal beschermingssysteem है Suriname में जूझ रहे हैं inefficiëntie, gebrekkige registratie और beperkte transparantie के साथ जिसके वजह से kwetsbare groepen को
पूरा नहीं bereik किया जाते हैं, middelen verdwenen हो जाते हैं कभी कभी bureaucratische processen में बगैर duidelijke controle. Internationaal voorbeeld है Turkse ISAS-systeem जो sociale hulpverlening digitaliseer करता है, data को इंटीग्रेट करता है कई overheid instanties का. इसके वजह से duplicaties और fraud कम होते हैं और verwerking भी versneld हो जाते हैं. सूरीनाम के पास अभी तक इस तरह के geïntegreerd प्लेटफॉर्म नहीं है. Experts pleit करते हैं एक gefaseerde invoering का जहां पर bevolkingsregister, sociale zekerheid और दूसरा databronnen koppel किया जा सकते हैं. बगैर digitale hervorming systeem versnipperd रहेगा, कम ट्रांसपेरेंट, जिसके वजह से doelmatigheid और rechtvaardigheid दबाव में होंगे. सूरीनाम का staatsschuld हमेशा पॉलिटिक bespreek किया जाता है, लेकिन जो gevolgen है ये जनता के पास होते हैं. Leningenperiode rond 2015 tot 2017 का schuldenlast को काफी ऊंचा किए है. सवाल यही रहता है कि किस काम के लिए ये मिडलन इस्तेमाल की गई है और कौन beleid इसके लिए ten grondslag थे. Investeringen in infrastructuur में termijn पर economische groei को ondersteun कर सकते हैं, लेकिन consumptieve uitgaven कम blijvende waarde opleveren करते हैं. Economische tegenvallers, valuta-instabiliteit और lage groei के वजह से schuldaflossingen और मुश्किल में पड़ गए हैं और फिर herschikkingen volg हुए हैं और uiteindelijk burgers belastingen और economische druk के जरिए lasten को उठाते हैं. हर एक lening को इसलिए beoordeel करना चाहिए rendement पर toekomstige generaties के लिए. सूरीनाम का staatsschuld ऊंचा रह गए हैं और ये एक भारी दबाव है begroting पर. Eind 2025 schuld था करीबन 190 miljard SRD, ये wettelijke plafond से ruim ऊंचा था. एक बड़ा हिस्सा vreemde valuta में है, जिसके वजह से wisselkoers schommeling last को और बड़ा कर दिया है. 2026 में करीबन 30% uitgaven का rente और aflossingen की ओर जाते हैं जो investeringsruimte को beperkt करते हैं. सरकार उम्मीद करता है verlichting के लिए जो toekomstige olieinkomsten होंगे 2028 से और एक sterke economische groei के साथ में 2029 तक. Prognose रहता है onzeker और afhankelijk productie, prijzen और beleid को लेकर के. तब तक voorzichtig financieel beheer जरूरी रहेगा stabiliteit को bewaar करने के लिए. Financieel jaarplan 2026 declareert hij एक बढ़ता हुआ overheidsuitgaven और hogere inkomsten, लेकिन भी एक oplopend begrotingstekort. Uitgaven चढ़ेंगे करीबन 77 miljard SRD तक, जबकि इनकोमन करीबन SRD 64 miljard bedrag करते हैं. खास करके पर्सोनेल कोस्टन begroting पर काफी दबाव डाल रहे हैं, जिसके वजह से कम ruimte होते हैं investeringen के लिए. De Surinaamse televisiestichting STVS symbolisch sportmateriaal overhandig किया है. प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स का ऑफिशियल aftrap के रूप में WK 2026 की. प्रेसिडेंट ने कहा कि ये toernooi एक मोमेंट है ontspanning का maatschappelijke uitdagingen के बीच में.
STVS डायरेक्टर राउल अबिसोइना ने कहा है कि तैयारियां फ्रेवेल अफरंत हो गए हैं, हालांकि कुछ gebieden है जहां पर कुछ technische uitdagingen हुए, जहां पर टेलीविजी ontvangst नहीं है तो wedstrijden को सोशल मीडिया के जरिए स्ट्रीम की जाएगी ताकि ज्यादा तादाद में Surinamers WK volg कर सके. Suriname diverse vogelsoorten herberg करते हैं जिनमें कम मशहूर फ्लामिंगो. ये चिड़िया कभी कभी कुछ और वेटलैंड्स में देखने को आते हैं जहां पर ये लोग खुद को फूड करते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के साथ जो उन लोगों को एक रोसा रंग देते हैं. रिसेंट टूर के समय माता पिता के पास में बसूकर्स फ्लामिंगोस को ऑब्जर्व कर सकते थे ऑन डीप वाटर में. फ्लामिंगोस को फॉरवर्ड किया जाता है हमेशा रोड एबिस के साथ, लेकिन फर्क duidelijk है बड़ाई, लिखामसबouw और snavel vorm में. ये सोट जो है ये एक regelmatige bezoeker है Suriname का, चाहे broedplaatsen beperkt है. Wetlands cruciale leefgebieden vorm करते हैं. bescherming इस ecosystemen का बहुत essentieel है biodiversiteit को behoud करने के लिए और toekomstige waarnemingen को mogelijk बनाने के लिए.